नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कल पूनिया कॉलोनी में भाजपा पार्षद भंवर गुर्जर के वार्ड में विभिन्न लोकार्पण करते हुए कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया तथा चूरू नगर सभापति पायल सैनी पर गंभीर आरोप तो लगाए ही, साथ ही ये वादा किया कि 2-3 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। नगर परिषद में लूट मचा रहे कांग्रेस के बोर्ड की मनमानी पर तो नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन जिस दिन भाजपा की सरकार बन गई तो मैं ये वादा करता हूं कि नगर परिषद में भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त नगर परिषद सभापति और उनके प्यादे जेल जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो दूसरी ओर वार्ड नंबर 54 में सैनी धर्मशाला में पायल सैनी ने भी उसी समय लगभग सभा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर ओछी राजनीति करने के आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार, इन सब के बीच में ये निर्विवादित सत्य है कि पिछले लंबे समय से जब से नगर परिषद चूरू में कांग्रेस का बोर्ड बना है, नगर परिषद में बिना पैसे दिए सामान्य आदमी का कोई काम नहीं होता। सभापति के इर्द गिर्द घूमने वाले पार्षदगण शहर में घूमते रहते हैं और निर्माण कार्यों की जानकारी करते रहते हैं। नगर परिषद आकर अपने लेटर हेड पर संबंधित निर्माण की शिकायत करते हैं। नोटिस जाता है तो मकान मालिक दौड़ के पार्षद के पास जाता है और पार्षद की जब जेब गर्म कर दी जाती है तो बाद में उस नोटिस का क्या हुआ ये कोई बताने वाला नगर परिषद में नहीं है। इस अवधि के दौरान एक अनुमान के अनुसार चूरू में 300 से भी ऊपर व्यावसायिक निर्माण हुए हैं। उनमें से बहुत सौ को नोटिस थमा दिया गया है और जब वो नोटिस के बाद सभापति के परिवार के सदस्यों से संपर्क करते हैं और उनको खुश कर देते हैं तो उन नोटिसों का कुछ नहीं बचता। इन अधिकांश व्यावसायिक निर्माण कार्यों में तो बेसमेंट भी बनाए गए हैं और जिस व्यावसायिक मकान में बेसमेंट का निर्माण होता है, नगर परिषद सभापति के बेहद करीबी और कुछ मामलों में तो उनके स्वयं के पति भी उनकी जानकारी जुटाते हुए देखे गए हैं।
लेकिन आज तक निर्णायक स्थिति में कोई भी निर्माण कार्य नहीं पहुंचा। कुछ दिन रुका और जब मुट्ठी गर्म कर दी गई तो वो निर्माण कार्य पूरा हो गया। आज उनमें लोग व्यवसाय कर रहे हैं। ये सब प्रमाणित और रिकॉर्डेड है। कांग्रेस के 17 पार्षदों ने माननीय मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन निदेशक को मैं फोटो, मैं वीडियो, मैं प्रमाण इनकी शिकायत की गई थी। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि वो शिकायत की जांच भी मुख्यमंत्री कार्यालय या स्वायत्त शासन निदेशालय द्वारा आज तक चूरू नहीं पहुंची। हारकर, हताश, निराश होकर कुछ पार्षद तो उनमें से कमजोर होके सभापति के इर्द गिर्द लूट में शामिल हो गए और कुछ आज भी अपनी बात पे अडिग है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आचार संहिता लगने के चंद दिनों पहले या यूं कहूं चंद घंटों पहले भरी सभा में ये दावा किया है कि सभापति को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसके क्या मायने निकाले जाएं? पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अपने समर्थकों को और विशेष रूप से भाजपा के पार्षदों को यह विश्वास दिलाना कि जब भाजपा का शासन आ जाएगा तब सभापति को और अन्य भ्रष्टाचार करने वालों को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है। ये बहुत बड़े सवाल पैदा करता है और साथ में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पे भी सवाल पैदा करता है कि जब उनको इतनी सब विस्तृत जानकारी है तो विधानसभाओं के सत्रों के दौरान वो चुप क्यों थे? उनका जो राजनीतिक रुतबा है, अधिकारियों से जांच कराने में वो चुप क्यों थे? इस भ्रष्टाचार से जनता को बचाने के नाम पर वो चुप क्यों थे? ये निर्विवादित सत्य हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के आरोप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ या भाजपा के पार्षद लगाते हैं, उसी तरह के आरोप कांग्रेस के पार्षदगण भी नगर परिषद कांग्रेस बोर्ड पर लगा रहे हैं। पार्षदों का तो यहां तक कहना है कि पहले की परंपरा में सभापति का कमीशन 3% हुआ करता था, लेकिन अब धौंस पट्टी और गुंडागर्दी के साथ सभी ठेकेदारों को, सभी सप्लायरों को 10% देना पड़ता है। तो वहीं सभापति समर्थक पार्षद ये दावा करते घूमते हैं कि जब सभापति को रफीक मंडेलिया को सभापति बनने के लिए 2 करोड़ रुपए देने पड़े थे तथा बनने के बाद वर्तमान में जो भी खर्चा लग रहा है वह सब रफीक मंडेलिया की राजनीति पे सभापति की ओर से ही लगाया जा रहा है। और तो और रफीक मंडेलिया की सभी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भी सभापति के परिवार के पेट्रोल पंप पर
निःशुल्क डाला जाता है। अगर ये सत्य है, हमें पता नहीं ये सत्य है या नहीं, अगर ये सत्य है तो चूरू की जनता का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि जन सेवा के नाम पर चुनिंदा जनप्रतिनिधि अगर अपने चुने जाने के बाद अपने उस चुने हुए कार्यकाल को व्यावसायिकता के रूप में अपना रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि जिन पट्टों में सभापति का निजी हित है, वो पट्टे तो वन विभाग की जमीन पर भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसा आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। हमें पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ये निर्विवादित सत्य है, कांग्रेस के सीनियर नेता अपने एक निजी पट्टे के लिए भी नगर परिषद में एड़ियां रगड़ रहे हैं। आज की तारीख तक तो उनके पट्टे बने नहीं हैं, क्योंकि वे सभापति और रफीक मंडेलिया के अनुकूल राजनीतिक सिस्टम में नहीं है। दूसरी ओर ये भी पार्षदगण आरोप लगाते हैं कि सभापति के इर्द गिर्द, या यूं कहें कि सभापति के समर्थक पार्षद, जिनमें से आधा दर्जन से तो ऊपर नगर परिषद में ठेकेदार के रूप में कार्यरत हैं। चाहे शहर में लाइटिंग व्यवस्था का ठेका हो, चाहे स्टेशनरी का ठेका हो, चाहे हाई मास्क लाइटें लगाने का ठेका हो, चाहे ब्लॉक लगाने का ठेका हो, सौंदर्यीकरण के नाम पर ठेका हो, सभी इन पार्षदों ने स्वयं के नाम से या अपने परिवार या करीबी के नाम से ले रखे हैं, जो दिन भर सभापति के गीत गाते रहते हैं। तो दूसरी ओर नजर डालें तो सर्वाधिक पट्टे भी उन्हीं वार्डों में बनाए गए हैं जो पार्षद आम तौर पर सभापति और रफीक मंडेलिया के गीत गाते रहते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष सिर्फ इन पट्टों की ही जांच करवा देगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फूंक के ही अंदाजा लगा लेना क्या है। और अब उसी की तर्ज पर रफीक जी को बहनें याद आई है भाई, धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको पता तो लगा कि राखी का त्योहार होता है, राखी के त्योहार पर बहनों को 500 रुपया। अब याद आया है, गोगा माड़ी के भक्तों को खाना खिलाने की बात याद आई है। अब याद आया है, कहते हैं कि इस बार मैं जीतूंगा, और जहां जाते हैं वहां पंगत लगा के लोगों को खाना भी खिलाते हैं। मैं समझता हूं कि ये चूरू है, यहाँ दूध अखाड़ा में नगर पालिका, ये चूरू है। स्वाभिमान के लिए चांदी के गोले दागे इस चूरू ने। इस चूरू के लोगों का ईमान खरीदना बड़ा मुश्किल है। और भाई मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, मेरा तो आपने कद बना दिया भाई। मेरे को तो अब आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान में आज यहाँ पर्चा बनाना है, आज वहाँ सभा करनी है, आज वहाँ सभा करनी है। मैं तो इस बात को कभी भूल नहीं पाऊंगा। पर ये बाप और बेटे इतिहास बनाएंगे। इतिहास आज सुन लेना कांग्रेस के लोगों, कितनी बात कर लो चाहे आप, कितने जोर से बोल लेना आप, हारने का एक परिवार का इतिहास, एक बाप बेटे का इतिहास ये बनाएंगे।
और ये क्यों कर रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ते हैं? ये भाई व्यापारी है। अब बजरंग जी वैसा बता देंगे, इसकी भी अर्थशास्त्र, इसका भी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स इसकी भी है। कोई व्यापारी काम करता है तो अपने नफे के लिए करता है, ये चुनाव लड़ते हैं तो घाटे के लिए नहीं। इनको पता है चुनाव का नतीजा क्या आना है, इनको पूरा पता है, दीवार में साफ दिख रहा है। पिछली बार जो हवा चली वो हवा इस बार बिल्कुल गरम गरम इस कांग्रेस को भस्म करने के लिए चल रही है। लोगों ने भ्रष्टाचार देखा, लोगों ने दहशतगर्दी की जिंदगी देखी, किसान ने अपनी बर्बादी देखी, कर्जा माफी पर धोखा देखा, नौजवान ने अपने अरमानों को टूटते हुए देखा, आपने लूट देखी, लूट के आपके सामने रही। गली गली के अंदर लोग निकल पड़े, मकान पर ईंट रख ली, नोटिस पैसा, नोटिस रद्द, आपका शहर गंदगी में डूबा रहा, कैंपर चले नहीं, आपका वहां और नहीं तो जोरी सागर के अंदर नई मोटर की जगह पर पुरानी मोटर लगाकर और उसमें भी डीजल का पैसा खा गए। ये बातें कहते हैं कि कुछ बातें हैं जो अपने आप ही बोलना लग जाती हैं। 1.5 महीने से अंधेरे आप आज कह रहा हूँ 1.5 महीने से शहर अंधेरे में, और आज कह रहा हूँ मैं, ये जो इनके टेलीफोन चल रहे हैं, टेलीफोन पर इंस्पेक्टर दौड़ के आता है, टेलीफोन पर नोटिस निकल के आता है। कल का दिन और परसों का दिन, परले दिन अगर नोटिस निकलेगा तो उसका नोटिस, जो नोटिस निकालने वाला है ना, उसका नाम लाल डायरी में लिख लेना भाई। ये सरकार लाल डायरी से बड़ी डरती है। ये लाल डायरी आपको मालूम है ना, विधानसभा में दिखाई और पूरी सरकार भड़क गई। तो लाल डायरी में सब कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं, इन सब चोरों का नाम लाल डायरी में लिख लेना। और आज कह रहा हूं, मैंने पहले कहा कि अभी भौर जी ने भी कुछ मांग की, भौर जी मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी है, सरकार बनेगी। किसने देखा 5 करोड़, किसने देखा 10 करोड़, 100 करोड़ का पैकेज इस चूरू शहर के लिए लाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करना। 3 नेचर पार्क भारत सरकार ने स्वीकृत किए। मुझे पहले आपका प्रपोजल मिलता तो ये भी होता, आपका नेचर पार्क भी बनेगा, जीएसएस आपका बन गया, ट्यूबवेल आपका बन गया, सड़कें अच्छे आपकी बन गई, और काम भी करेंगे। और आज मैं सब शहरवासियों से, जो हमारे पार्षद आए हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। मेरे समय की कमी, और परसों इस सरकार का कार्यकाल हो रहा है ख़त्म, आचार संहिता लगने की संभावना है, और इसलिए आज यहीं से हमने सब चीज़ों का उद्घाटन किया। आप सब लोग आए, मैं कोई आपके बीच में ना नेता के रूप में पहले था, आपने कुछ लोग मुझे नेता मानते होंगे, पर मैंने आपका प्रधान सेवक के रूप में, और आज फिर कह रहा हूँ और चुनौती भी दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वो मैंने भ्रष्टाचार किया। अगर एक आदमी आके खड़ा होकर जिस दिन चूरू में कह देगा, एक आदमी इतने वर्षों की मेरी तपस्या पर, उसी दिन चूरू से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पर रफीक जी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं उन बातों का बखाना नहीं करना चाहता कि धन धान्य कहाँ से आते हैं, किस कंट्री से आते हैं, कैसे आते हैं, किस मोड़ से आते हैं। मैं समझता हूँ कि राजनीति के अंदर एक बार भी इसलिए नहीं जीते कि इस प्रकार की ओछी बातें करना आपकी फितरत है, मेरा काम नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, बहस करेंगे, मुद्दों की बहस करेंगे, सरकार पर बहस करेंगे, चूरू के विकास पर बहस करेंगे। ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी उचित नहीं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, भौर जी आपको धन्यवाद, सब माता बहनें इतनी देर तक रुकी रही उनके लिए धन्यवाद, और कितनी बड़ी संख्या में आप खड़े रहे, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए बात। राजस्थान की तर्ज पर इस चूरू नगर परिषद में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, जो मैं देखता हूं आपकी आंखों में उतरते हुए, मैं कह सकता हूं समय का चक्र घूम रहा है। कांग्रेस की सरकार तो परसों खत्म हो जाएगी, वैधानिक तौर पर चुनाव आएंगे, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आएगी। और आज कह रहा हूं, जिन लोगों ने पट्टे के देने के नाम पर लोगों से पैसा वसूल किया, हम अभियान चलाएंगे। जिन लोगों ने एनओसी के नाम पर पैसा लिया, तामीर के नाम पर पैसा लिया,
जमीनों पर कब्जा किया, मेरी साझेदारी डाल लेना, वरना चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे। इन सब लोगों से गांव शहर में घूम घूम कर इनके शपथ पत्र लेकर इनको जेल के सींग के पीछे नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी क्या। मैं भी हरलाल जी के ये कह रहे बंबई के पखेरू, मैं सोच रहा था पंख पखेरू सुने मैंने, इन्होंने क्यों कहा पंख पखेरू। फिर मेरे को याद आया, आपने देखा होगा पंख पखेरू पेड़ पर बसेरा लेता है पर कमाने के लिए खाने के लिए चला जाता है और जरूरत पड़ने के बाद वापिस आता है। ये बंबई के पखेरू, इसी शहर से मैं 6,700 वोटों से हारा। इसी शहर के लोगों ने अपना एमएलए के रूप में, नगर परिषद के रूप में कांग्रेस को चुना। गांव में अगर मेरे वोट ज्यादा नहीं आते तो एमएलए रफीक साहब होते। 1800 वोटों का अंतर रहा। आप याद कर लो, कोरोना थी, कोरोना में मैंने मेरे साथियों को खोया। ये भावर गुजर जो आज बात कर रहा है, एक सांस ऊपर थी मेरी, एक सांस नीचे थी। जब यहां से ये चलकर डॉक्टरों ने कहा कब इसके फेफड़े काम करना बंद करेंगे, जयपुर ले जाओ, मुझे मालूम है ये माता जी बैठी है, इनका रो रो कर क्या हाल था। एक हमने धनराज जी को खोया, हमारा ऐसा व्यक्ति जो जिस तरह के सेवा का मन उसके अंदर था। धनराज जी जब तक जिया जनता के लिए जिया, मैं इन दोनों को कहता रहता था हॉस्पिटल में मत जाओ, बाकी काम अपने करेंगे। मेरे को कहते भाई साहब मैं को नहीं जाऊंगा तो ऑक्सीजन का सिलेंडर तो थे मंगा दिया हिसारू वे लगावा को नहीं, मैंने जानो पड़ा को ये रोज जाते थे।